जो हम जैसे पहले वीडियो में संधि के भेद कर चुके हैं, वो किया था हमने स्वर संधि। आज हम करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि तो व्यंजन का स्वर तथा व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो उनका मेल होता है ना, उसमें जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि 3 प्रकार की होती है। अब जैसे व्यंजन का स्वर से मेल, जैसे वाक प्लस ईस, वाक कै, ये क्या क्या है? कै है व्यंजन, और ईश, ई क्या है? स्वर। तो कै और ई यानी कि व्यंजन और स्वर का मेल। तो अब कै से क्या हो जाएगा? उसी का तीसरा, जैसे कै वर्ग में कै का तीसरा क्या होगा? कै खे गै, तो वागीश, कै का उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, कै का ग हो जाएगा। तो अब जैसे कि कै आधा है, इसलिए ई इसमें मिला देंगे तो वागीश। अब आगे है स्वर का व्यंजन से मेल। अब स्वर का व्यंजन से, जैसे परी प्लस नाम। अब परी ई में क्या है? ई क्या है? स्वर, और नाम में न क्या है? व्यंजन, तो प्रीणाम, अण बन गया न और ई से अण, तो प्रीणाम। अब व्यंजन का व्यंजन से मेल, जैसे उत प्लस चारण, उत तय भी व्यंजन है और चय भी व्यंजन है। तो जो तय है ये इसी का तीसरा, तय ये मतलब चय, चय का आगे वाला तय भी किस में बदल जाता है? चय में ही। उत प्लस चारण, उच्चारण, तो उत प्लस चारण क्या हो गया? उच्चारण। तो ये 3 प्रकार से होती है। एक तो व्यंजन का स्वर से मेल, एक स्वर का व्यंजन से मेल, और एक व्यंजन का व्यंजन से ही मेल। तो ये व्यंजन संधि है। अब इसके कुछ नियम हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, अगर 5 वर्ग हैं, जैसे कै वर्ग, चय वर्ग, टय वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग, अगर इनका प्रत्येक का पहला, जैसे कै हो गया कै वर्ग का, चय हो गया चय वर्ग का, टय हो गया टय वर्ग का, तय हो गया तय वर्ग का, और पै हो गया पै वर्ग का, तो इनमें पहले के बाद कोई स्वर या वर्ण का तीसरा चौथा व्यंजन आ जाता है तो क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा हो जाएगा। यानी कि इनके बाद कै चय टै तय और पै के बाद कोई भी स्वर आ जाए या तीसरा चौथा व्यंजन आ जाए तो पहले का तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे कै, कै के बाद ए, तो क्या हो जाएगा? ग हो गया कै का, कै ख ग, तीसरा बन गया। तो दिक प्लस अंबर, दिगंबर, कै के बाद फिर गया जाता दिक प्लस गज, दिग्गज, कै के बाद ई आ जाता वाक प्लस ईस, वागीस। तो इसी तरह से चय के बाद अगर अच प्लस अंत, अजंत, सट प्लस दर्शन, सड दर्शन, टय का ड हो गया। तो ये आपने याद रखना है। अगर पहले वर्ण के बाद कोई भी स्वर आ जाता है या तीसरा चौथा व्यंजन आ जाता है तो उसका क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा हो जाएगा। उसके बाद अगला है तय का द में परिवर्तन होना। अगर तय है और उसके बाद कोई स्वर है तो द हो जाएगा, उसी तय थ द, उसी का तीसरा हो गया। जैसे जगत प्लस आनंद, जगदानंद, जगत प्लस ईश, जगदीश। अब ये यहाँ इसी तरह से उत प्लस यम, उद्यम, और अप प्लस जय, अवज, क्योंकि पै फै बै, तो पै का भी बै हो गया, अवज। अगर प्रथम वर्ण कै चय टै तय पै, इनके बाद मैं या न हो तो पहले वर्ण का क्या हो जाएगा? 5वां वर्ण। यानी कि अगर कै का 5वां क्या होगा? कै ख घ घ ये। अब चय का च छ झ झ ये, ट ठ ढ ढ अणे, तो टय का अणे हो जाएगा, कै का अंगे हो जाएगा, और तय का न हो जाएगा, और पै का मैं हो जाएगा। अब ऐसा देखना वाक प्लस में, तो वाक
वाक्य पांचवा कै का पांचवा क्या होता है? क ख घ अंग, तो क्या हो जाएगा ये अंग। क ख घ वाक प्लस में वांग में। अब सट टे का टे ठे ढे ढे अणे, तो इसका अणे। अब सट प्लस मास सनमास, क्योंकि टे अलंत है इसलिए न भी आधा आएगा, तो सनमास हो जाएगा। सत प्लस मार्ग, अब तय का तय थ ध द न, तय का पांचवा क्या है? न, तो सत प्लस मार्ग सन्मार्ग। अभी इस तरह से ही अप प्लस में अप में, अम में, पै का भी मैं हो जाएगा अम में। और नेक्स्ट है तय संबंधी और नियम है तय का च। अब ये देखो उत प्लस चारण, तो आगे वाले का भी च हो गए। अगर तय के बाद च ज ट ड ल ये आ जाते हैं तो उसी का वही अक्षर पीछे जो पीछे है ना उसके उसी का आधा हो जाएगा। जैसे तय के बाद च है तो च ही हो जाएगा, तय के बाद ज है तो ज ही हो जाएगा, ट है तो ट ही हो जाएगा। जैसे उत प्लस चारण उच्चारण, सत प्लस जन सज्जन, उत प्लस टिका उट्टिका, तत् प्लस टिका तट्टिका, उत प्लस डयन उड्डयन। तो ये आपने याद रखना है, जो पीछे है जो वर्ण वो व्यंजन है तो उसी का पहले वाले का भी वही हो जाएगा। अब मैं के पश्चात अगर मैं के बाद क च ट त प यानी कि पहला वर्ण आए, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आए तो मैं के स्थान पर उसी का पांचवा हो जाएगा। अभी आप ये देखना, जैसे सम प्लस कल्प, अब मैं है ये मैं का क्या होगा? संकल्प। अब ये सम प्लस गति संगति। अब ये देखो मैं का क्या हो गया यहाँ पे? कै क्या पांचवा क्या है? कै का क ख घ घ अंग, तो अंग लग गया। अब ग का इसी में संगति, तो क्या हो गया? अंग। सम प्लस च संचय, तो च का च छ झ झ ये, तो ये हो जाता है। अब सम प्लस देह संदेह, अब द है ये त थ द द न, तो इसका न ही हो जाएगा। सम प्लस भावना संभावना। तो ये तय के नियम चल रहे हैं। अब है मैं के बाद य र ल व स स है, यानी कि अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आ जाए तो मैं का अनुस्वार होता है, यानी कि मैं बिंदी में बदल जाएगा, जो ये ऊपर होता है ना स्वर। जैसे मैं प्लस य सम प्लस योग, तो मैं का क्या हो जाएगा? संयोग, ऊपर चला गया ये। सम प्लस रक्षण संरक्षण। अभी ऐसे है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। अभी आपने ये देखा यहाँ पर तो हो गया, लेकिन ये आगे देखो कुछ अपवाद है। सम प्लस लगन संलगन, सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस से संशय, सम प्लस सार संसार। ये तो ऐसे ही हो रहे हैं, लेकिन यहाँ देखो आप सम प्लस राट। अब ये देखो ये अपवाद क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मैं ऊपर नहीं जाता, सम्राट सम प्लस राट सम्राट ही बना हुआ है, इसमें मैं का अनुस्वार नहीं होता, तो इसलिए ये एक अपवाद है। बाकी सारे इसी तरह है। अगर मैं के बाद अंतस्थ व्यंजन यानी कि यर लव या उसम व्यंजन स है आ जाते हैं तो उसका अनुस्वार हो जाता है। अब उसके बाद है जब स्वर के बाद 6 वर्ण हो तो चच हो जाता है। अगर आगे स्वर है और उसके बाद 6 है तो उसका क्या हो जाएगा? चच। जैसे आ प्लस छादन अच्छादन, तरु प्लस छाया त्रुच्छाया, अनु प्लस छेद अनुच्छेद परिच्छेद, तो इसी तरह से ये हो जाता है। उसके बाद है जब से पहले ए आ जाए तो दूसरा वर्ण से श हो जाएगा। अब से षटकोण वाला हो जाएगा। जैसे वी प्लस सम, अब यहाँ पर वी क्या है? वी में ई है, ई स्वर है और स्वर के बाद आ गया हमारा स, तो विषम यानी कि से षटकोण वाला स सलेट से षटकोण वाला स हो जाता है यहाँ पर। परि प्लस सद परिषद, वी प्लस साद विषाद,
नि प्लस सिद्ध निषिद्ध। तो ये आपने याद रखना है, ध्यान से आप देखोगे। अगर स्वर के बाद स है तो उसका श हो जाएगा। ऊ के बाद स है तो उसका, जैसे सु प्लस सुप्ति सुसुप्ति, सु प्लस समा सुषमा, तो ये भी स का स षटकोणी हो जाता है। अब आगे है री रे श से परे अगर न हो तो न को अण हो जाता है, परंतु चैवर्ग टैवर्ग तैवर्ग स और श का व्याधान होने पर भी न का अण नहीं होता। अब देखना भी, परिणाम परिणाम हो गया, परमाण प्रमाण हो गया, रामायण रामायण हो गया। अब ये देखना, री प्लस न ऋण, अगर री के बाद न आ गया तो न का क्या हो गया अण, ऋण। सोस प्लस अन शोषण। अब ये दुर्जन दर्शन अर्चना में न का अण नहीं हुआ, क्योंकि स इसमें ज स और च का व्याधान है। तो इसमें दु प्लस दुर्जन है, जैसे ये क्या होगा, इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग होगा, दु प्लस जन। तो इस तरह से ये व्याधान है। आगे हम विसर्ग संधि करेंगे। व्यंजन संधि के हमने नियम देख लिए। अभी पहले वर्ग के बाद अगर कोई स्वर या वो आ जाता व्यंजन तो उसका पहले का तीसरा हो जाएगा, जैसे कै वाक प्लस ईस वागीस। तो आपने ये तय के भी नियम याद रखने हैं। अब उसके बाद हमारा अगला व्यंजन संधि। स्वरों अथवा व्यंजनों के साथ विसर्ग के, अब हम विसर्ग करेंगे। तीसरा क्या है, विसर्ग संधि, यानी कि स्वरों और व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है वो विसर्ग संधि कहलाता है। यानी कि जब विसर्ग के मेल से के बाद, यानी कि विसर्ग के बाद चाहे व्यंजन आए या स्वर आए तो उनका जो परिवर्तन होगा उनके मेल से, वो क्या कहलाएगा, विसर्ग संधि। जैसे दु प्लस बल दुर्बल, नि प्लस प्राण निष्प्राण। अब विसर्ग संधि के नियम देखते हैं। विसर्ग संधि का ओ भी हो जाता है, जैसे अगर विसर्ग से पहले ए हो और परे भी ए हो तो किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण में, जैसे ग घ अंग, ये तीसरा चौथा और पांचवा है, ये ज झ ये भी तीसरा चौथा पांचवा है। इसी तरह से ध ध न ब भ म तथा यर लवश, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ। यानी कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन हो तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। अब ये देखना, जैसे अध प्लस गति, ध है ये तीसरा चौथा वर्ण है अधोगति। तमह प्लस गुण तमोगुण। अब देखो इसमें मन प्लस अनुकूल मनोकूल, यानी कि क्या है इसका नियम, अगर तीसरे चौथे या पांचवें वर्ण यानी कि इनके बाद तथा यर अलग में कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का ओ करना है, आपने ये याद रखना है। जैसे तपह प्लस वन तपोवन, मनः प्लस विज्ञान मनोविज्ञान, तपह प्लस भूमि तपोभूमि। अब है विसर्ग का रै, यानी कि पहले ए और आ को छोड़कर अन्य स्वर या विसर्ग के बाद किसी भी तीसरे चौथे या पांचवें वर्ण में अथवा यरलव है स हो यरलव है हो तो विसर्ग का रै हो जाएगा। जैसे निह प्लस आशा निराशा, निह प्लस धन निर्धन, आशीह प्लस वाद आशीर्वाद। अगर इनके बाद कोई भी तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो या यरलव है हो तो विसर्ग का रै होगा। अब ये देखो, निह प्लस उपाय निरुपाय, इसमें क्या है, ए और आ स्वर को छोड़कर कोई भी स्वर है, क्योंकि ऊ है आगे तो क्या हो जाएगा, निरुपाय। निह प्लस ईश्वर निरीश्वर, तो इसमें रै हो जाता है। अब उसके बाद है विसर्ग का स कैसे होगा, जैसे नी प्लस छल, अगर छ आ जाता है, च आ जाता है या श आ जाता है तो विसर्ग का श हो जाएगा निश्चल।
अगर विसर्ग के बाद क्या आ जाता है च, छ या श, तो क्या हो जाएगा उसका श। विसर्ग का स किसी विसर्ग से परे अगर तय या स हो तो विसर्ग का भी स हो जाता है। जैसे नि प्लस तेज, निस्तेज, तय है इसके बाद तो क्या हो गया इसका स। अब दु प्लस तर, दुस्तर, नि प्लस संतान, निसंतान, दु प्लस साहस, दुस्साहस। यदि पहले पद के अंत में विसर्ग से पूर्व ए या आ हो और आगे कै हो तो विसर्ग का भी स हो जाता है। जैसे नमः प्लसकार, नमस्कार, तिरह प्लसकार, तिरस्कार। ये आपने याद रखना है। ए आ है और आगे कै हो तो स में बदल जाएगा। तो अगला नियम है श का, यानी कि स षटकोण हो जाना। कैसे? अगर पहले ई और ऊ है या कै ख ट ठ, यानी कि पहला और दूसरा वर्ण है पै फ, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा स। जैसे नि प्लस कलंक, निष्कलंक। कह आगे नि प्लस कपट, निष्कपट, नि प्लस काम, निष्काम, दुह प्लस कर्म, दुष्कर्म। तो ये इसका स षटकोण हो जाएगा। आगे है पै का भी स कैसे होगा? दु प्लस प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति, चतुः प्लस पद, चतुष्पद, निह प्लस प्राण, निष्प्राण। विसर्ग का पै से फै से स हो जाना। जैसे निह प्लस फल, निष्फल। विसर्ग के बाद अगर ट है तो श हो जाना। धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार। और कई बार क्या होता है विसर्ग का लोप भी हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव, तो ऐसे ही अतएव लिख देंगे हम, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। और लोप हो जाना विसर्ग का, और पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाना। यानी कि अगर ए है तो आ हो जाएगा और ई है तो बड़ी ई हो जाएगी। जैसे नि प्लस रस, अब विसर्ग का तो लोप हो जाएगा और छोटी ए न में छोटी ई है तो बड़ी ई हो जाएगी, नीरस। नि प्लस रोग, निरोग, नि प्लस रव, नीरव। तो इसमें व्यंजन का क्या हो जाता है दीर्घ हो जाता है, यानी कि छोटे से बड़ा हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। ये आप ध्यान से सुनोगे और 2 बार कम से कम इसको वीडियो को देखोगे तो अपने आप समझ आ जाएगी। धन्यवाद।